विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। भगवान श्री जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और 15 दिनों के लिए अपनी मौसी के घर आए हैं, जहां उनका डॉक्टर का इलाज चल रहा है। प्रयागराज में वर्षों से पुरानी चली आ रही पौराणिक परंपराओं के आगे बढ़ाई जा रही हैं। भीषण गर्मी में भगवान जगन्नाथ बीमार हैं और उनका इलाज शुरू हो गया है और अब डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। सुबह शाम औषधि, काढ़ा और दवा का भोग लगाया जा रहा है। डॉक्टर के अनुसार रूटीन उनके ब्लड प्रेशर आदि की जांच की जाती है। भगवान 25 जून तक के लिए एकांतवास में है और ये सब सुनने में ज़रा अजीब लगेगा, लेकिन मान्यताओं के अनुसार यहाँ लोग इसका पालन करते हैं। उनकी देखभाल की जा रही है। पुरी के जगन्नाथ जी प्राचीन परंपराओं के अनुसार अब वो 14 दिन तक भगवान आराम करेंगे। केवल पुजारी और वैद्य जी ही इलाज हेतु सुबह शाम भगवान तक पहुंचने की इजाज़त है। इस बार रथ यात्रा 27 जून 2025 को निकाली जाएगी। पहले तो इनका जो है स्वास्थ्य नहाने के स्नान के बाद से काफी जो है टेम्परेचर इनका बराबर बढ़ा हुआ था, बीपी भी बढ़ा हुआ था, कभी बिल्कुल डाउन हो जाता था। लेकिन आज की ये स्थिति है कि बराबर देख रेख और सेवा के द्वारा जो है इनके स्वास्थ्य में बराबर सुधार होता जा रहा है निरंतर रूप से। काढ़ा इनको प्रतिदिन दिया जाता है भोग के रूप में, जिसकी वजह से इनके स्वास्थ्य में बराबर सुधार होता है। भोग में जैसे इनको भगवान को खिचड़ी दी जाती है, जैसे नॉर्मल व्यक्ति जो भी बीमार है उनको सादा खाना दिया जाता है। भगवान को वैसे भी खिचड़ी प्रिय है, तो इनको खिचड़ी का भोग लगता है और औषधि के रूप में काढ़ा दिया जाता है। भगवान बस 1 से 2 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे और पुनः जो अपने स्थान की तरफ प्रस्थान करेंगे। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, फिजिशियन, होम्योपैथी फिजिशियन। कि भगवान का भोग और काढ़ा तैयार करने वाली प्रीति गुप्ता बताती हैं। दरअसल पुरी के श्री मंदिर में हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा स्नान करते हैं, जिससे स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। इस विशेष स्नान के बाद भगवान कुछ दिनों के लिए अनशन यानी बीमार हो जाते हैं और 14 दिन तक आराम करते हैं। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं और केवल पुजारी एवं वैद्यराज भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन इस परंपरा के पीछे एक बेहद भक्तिमय कथा जुड़ी है। आइए जानते हैं विस्तार से। जैसे कि डॉक्टर ने बताया था कि उनका बीपी लो है, तो वो बोले थे कि नमक की चीजों का भोग लगाइए। तो उनको खिचड़ी का भोग लग रहा है और काढ़ा भी भोग लगता है, और चीले हो गए, जैसे मूंग के चीले हो गए, इन सब चीजों का भोग लगता है। जी, भगवान लगातार। जी, 15 दिन तक भगवान यही रहेंगे और एक उपचार यही चलेगा। कीर्ति गुप्ता सदस्य है जगन्नाथ समिति। मंदिर प्रबंधक गगन गुप्ता बताते हैं कि एक समय पुरी में माधव दास नामक एक परम भक्त रहते थे। वे प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ की पूजा आराधना करते थे। एक दिन उन्हें अतिसार का गंभीर रोग हो गया। इतनी कमजोरी हो गई कि चलना फिरना मुश्किल हो गया। फिर भी उन्होंने किसी सहायता नहीं ली और यह सत की सेवा करते रहे। जब माधव दास बिल्कुल अस्वस्थ हो गए, तब स्वयं भगवान जगन्नाथ एक समान सेवक के रूप में उनके घर आए और उनकी सेवा करने लगे। तब माधव दास को होश आया तो उन्होंने प्रभु को पहचान लिया और भाव विभोर होकर उनसे पूछा, भगवान आप त्रिलोक के स्वामी होकर मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? यदि आप चाहते तो मेरा रोग समाप्त कर सकते थे। भगवान ने उत्तर दिया, भक्त पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए स्वयं सेवा करने आया हूँ। परंतु हर व्यक्ति को अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे प्रभद्र को जो 15 दिन का रोग है वे मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। इसी घटना के बाद से ये परंपरा बनी कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष स्नान पूर्णिमा के बाद बीमार हो जाते हैं और अवसर काल में विश्राम करते हैं। यही कारण है कि हर साल आषाढ़ शुक्ल की दिव्य को जब भगवान स्वस्थ होते हैं, तब वे अपने भक्तों के बीच भ्रमण के लिए रथ यात्रा पर निकलते हैं और जहां उनकी पूजा अर्चना की जाती है। परंपरा ऐसी है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जब भगवान को गर्मी लगती है तो भगवान को चंदन सरोवर में शांतिपूर्ण रूप से लगभग 15 दिनों के लिए
हमें कराया जाता है, जिसमें भगवान वहाँ की शीतलता और उसके बाद जब वो लौट के आते हैं तो 108 घड़े तो उनका स्नान कराया जाता है, जिसको भी वो विश्राम या होती जाती है ज्येष्ठ पूर्णिमा वाले दिन। उसके बाद भगवान जो है बीमार पड़ जाते हैं और उनको बुखार हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और उसके बाद वो अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं, जहाँ उनका विधि विधान रूप से उपचार होता है, उनके खान पान का ध्यान दिया जाता है और जो भी उनको कष्ट पीड़ा होती है उसका निवारण चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। उनको बुखार नाप करके, आले द्वारा उनका हार्ट बीट चेक करके और उनकी बीपी चेक करके। और कल आज जैसे बीपी नापा गया तो भगवान का बीपी 120/60 निकला, जो लो बीपी है। उसके लिए दवाएं चल रही, उपचार चल रहा है। उनको तरह तरह के जो है पौष्टिक आहार और भोग भगवान को लगाया जाता है जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो। और 27 जून को एक विशाल रथ यात्रा अपने प्रयाग महाराज राजनगर में निकलेगी, जिसमें भगवान जगन्नाथ स्वामी सबको दर्शन देते हुए पुनः अपने घर प्रयागेश्वर जगन्नाथ धाम काशीराम नगर में स्थापित होंगे। आज डॉक्टर ने बताया कि कल से आज काफी स्वास्थ्य लाभ है उनको और जो भी दवाइयाँ दी जा रही हैं उनका पूरा असर भगवान पे हो रहा है। और हम लोग यही आशा बना के रखते हैं कि भगवान जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। मेरा नाम गगन दास गुप्ता है, मंत्री श्री जगन्नाथ जी महोत्सव समिति प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज की गंगानगर पुलिस एसओजी ने फर्जी लूट की घटना का किया खुलासा, 3 गिरफ्तार। बता दें, बीते दिनों थरवई थाना क्षेत्र, जहां एक व्यापारी के सेल्समैन और मुनीम से लूट की घटना का मामला सामने आया था। इसके बाद व्यापारी ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था। वहीं आज डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत और एडिशनल डीसीपी पुष्कर वर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा किया और डीसीपी गंगानगर ने बताया कि सेल्समैन दिवाकर ने ही षड्यंत्र के तहत लूट की घटना रची थी और अपने साथियों के संग मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं व्यापारी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो इन्होंने षड्यंत्र की बात घटना स्वीकारा और वहीं इनके पास से पुलिस ने पैसे ही बरामद किए और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करके अब पुलिस जेल भेज रही है। और क्या कुछ कहना था डीसीपी गंगानगर का, आइए दिखाते हैं आपको। 16 तारीख को दिन में लगभग 2 बजे के आसपास 112 पर थरवई थाने पर दिवाकर गुप्ता द्वारा लूट 1,33,952 रुपए की लूट होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची तथा इनसे घटना के बारे में जानकारी की। तब इनके द्वारा बताया गया कि एक बाइक पे 3 व्यक्ति सवार द्वारा स्कूटी पे ये जब जा रहे थे तो उनको रास्ते में रोका गया और इनसे उनकी डिक्की में पड़े हुए 1,33,952 रुपए उनके द्वारा जबरदस्ती निकाल लिए गए। इस संबंध में जो दिवाकर गुप्ता व्यापारियों के लिए कलेक्शन किया करता था, संबंधित जो व्यापारी थे उनके द्वारा तहरीर के दी गई, जिसपे थाना थरवई पे अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें उनके द्वारा दिवाकर गुप्ता और ओम प्रकाश यादव जो कि स्कूटी सवार थे उनके ऊपर गबन करने के उद्देश्य से घटना कराने का शक जाहिर करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस संबंध में जब कड़ाई से इनसे पूछताछ की गई तो इनके दिवाकर गुप्ता द्वारा घटना किए जाना कबूला गया और उसने बताया कि एक षड्यंत्र के तहत उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर ये घटना स्वतः कारित कराई थी, जिसमें इसके द्वारा उनको पूर्व में ही रास्ते पे रुकने के लिए पॉइंट बताया गया था और वहां जाने पर पूर्व नियोजित योजना के तहत उनके दोस्तों द्वारा इनको काबू में लिया गया और पैसा जो डिक्की में रखा हुआ था वो लिया गया। इस संबंध में अभियुक्त दिवाकर गुप्ता और उसके दोस्त सुनील कुमार, विवेक कुमार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसमें इनसे दिवाकर गुप्ता के घर से 1,23,952 रुपए बरामद किए गए हैं। इसमें एक अभियुक्त अभी वांछित है जिसका नाम मनीष है, जिसके संबंध में भी दबिश दी जा रही है, शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और विधिक कार्रवाई प्रस्तुत। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सर्किट हाउस में आज प्रेस वार्ता की और साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए महाकुंभ में भगदड़ के दौरान मारे गए लोगों की संख्या पर के मुद्दे को उठाया और उनका कहना था कि एक चैनल के अनुसार पता चला है कि सरकार ने जो आंकड़ा बताया वो गलत है, जबकि आंकड़े से ज़्यादा लोग भगदड़ में मारे गए हैं और योगी सरकार से मांग की है इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं और सही आंकड़ा लोगों के बीच बताएं। वहीं शहर में नाम बदलने की चर्चा अलीगढ़ व अन्य शहरों की हो रही है, अब जिस पर उन्होंने कहा कि योगी सरकार और मोदी सरकार सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी ड्रामेबाज सरकार है और साथ ही अगर नाम बदलने से कोई फ़ायदा होता है तो सबसे पहले अपना नाम बदले
और साथ ही उन्होंने ईरान इजराइल के मुद्दे पर भी कहा कि पहले भी हमने देखा है कुछ समय हमारा बुरा था और किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था, इसलिए अमेरिका और चीन धोखेबाज देश है, इनसे दूरी बनाए रखना चाहिए। वहीं उन्होंने शिक्षा चयन आयोग के मामले पर भी कहा कि छात्रों की जिस तरह से विज्ञापन जारी नहीं हो रहा, हम भी उनके साथ हैं और उनका सहयोग करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और साथ ही कोल समाज को एससी में आरक्षण देने की मांग की गई और साथ ही उनका कहना था कि कोल समाज के मुद्दे को हम सदन में उठाएंगे। और क्या कुछ कहा है उन्होंने कई मुद्दों पर, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, पहली बात तो ये कि कोल जाति को मध्य प्रदेश में और दूसरे राज्यों में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, शेड्यूल ट्राइब की सूची में वो हैं। उत्तर प्रदेश में 45 लाख की संख्या में इलाहाबाद में, मिर्जापुर में, बांदा में, चित्रकूट में और ललितपुर में, तो इन सब जगहों पे है। आज प्रयागराज में इसको लेके धरना है हम लोगों का। और रज्जन कोल जी जो इसके अपना मंच डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस सवाल को उठा रहे हैं, इनके साथ हम लोग हैं। जब संसद का सत्र शुरू होगा 21 जुलाई से, तो इनका मुद्दा मैं सदन में भी उठाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये घोर अन्याय है मुसहर जाति, कोल जाति के लोगों के साथ जो यूपी में रहते हैं और उनको जनजाति का दर्जा हासिल नहीं। अच्छा, महाकुंभ को लेकर आप क्या आधार है? देखिए, महाकुंभ को लेके जो मैंने सवाल उठाया है वो अब प्रमाण के तौर पे सामने आ चुका है। कैमरे के सामने 82 परिवारों ने आके ये बोला है कि उनके परिवार के सदस्य भगदड़ में मारे गए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जाके उनको 5-5 लाख रुपए देने का प्रयास किया, कई लोगों ने लिया भी पैसा, और उनको 5 लाख रुपए देके ये कहा गया कि आप भगदड़ में मारे गए आपके परिवार के सदस्य, ऐसा मत बोलिए। उसके साथ साथ, और कुछ कागजों पे दस्तखत भी कराए उन्होंने, उसके साथ साथ जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद पक्ष है कि केएन गोविंदाचार्य जी के सगे भाई वासुदेवाचार्य जी को लावारिस की सूची में शामिल कर दिया गया। यानी कि मौत का आंकड़ा छिपाने के नाम पे आप इस कदर गिर गए कि आपने अपने वरिष्ठ नेता, अपने प्रचारक, आरएसएस के प्रचारक रहे व्यक्ति के सगे भाई को लावारिस की सूची में दिखा दिया। तो ये दिखाता है कि बीजेपी जब गोविंदाचार्य जैसे लोगों की नहीं हो रही है, तो इस देश के लोगों की और आप लोगों की क्या होगी, ये यूपी के लोगों को भी सोचना चाहिए। और मैं योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि इसकी एक बृहद इंक्वायरी आप कराइए और जिन लोगों ने मौत का आंकड़ा छिपाने का अपराध किया है उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि एक तरफ भगदड़ में लोग मारे गए, उसके बाद उनका आंकड़ा छिपाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, भाजपा हिंदुस्तान की सबसे ड्रामेबाज और नौटंकीबाज पार्टी है। जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए रोज इनके पास नया ड्रामा है और टीवी पे वो उसकी बहस चलाना चाहते हैं। मेरा ऐसे मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। मैं यूपी की जनता को कहना चाहता हूं, अगर आपको ये अच्छा लगता है कि नाम बदलने से आपके लड़के को नौकरी मिल जाएगी, अच्छा स्कूल आपके इलाके में बन जाएगा, आपकी टूटी हुई सड़कें बन जाएंगी, आपको 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी, आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा, फसल का दाम मिलने लगेगा, तो आप ऐसे मुद्दों पे खुश रहिए। और अगर लगता है कि ये ड्रामेबाजी है बीजेपी की, तो अपने मुद्दे पे आप जनता के सवालों पे, सड़क पर अपने सवालों पर आइए और उसके बारे में सवाल पूछिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, हम श्रमदान का कार्यक्रम चला रहे हैं और पिछले 2 महीने से हम एक हफ्ते में तय करते हैं कि हम जो इलाके का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे हम सफाई करेंगे। क्या नाम रखा है मालूम है आपको? भाजपाइयों ने उसका नाम रखा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नाम में मंदिर लगा दिया और उसको कूड़ा घर बना दिया। वहां कुत्ते घूमते हैं, वहां गंदगी का अंबार है। तो एक कालनेमी राक्षस होता था जो भेष बदल बदल के लोगों को मूर्ख बनाने का काम करता था। तो भारतीय जनता पार्टी एक फ्रॉड पार्टी है इस देश में, जिससे लोगों को सावधान रहना चाहिए। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध की आहट भी सुनाई दे रही है। भारत सरकार का जो पक्ष है उसको लेकर आप सहमत हैं और क्या मानते हैं? देखिए, भारत सरकार को अपना पक्ष बहुत सावधानी के साथ रखना चाहिए।
और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब अभी हमारे साथ एक इतना बड़ा हादसा हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, आतंकवादी घटना हुई, तो कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। 73 देशों की 129 बार प्रधानमंत्री जी ने यात्रा की। और एक मैंने फोटो देखी थी, न्यू पपुआ गिनी के जो राष्ट्रपति थे वो पैर छू रहे थे मोदी जी का, वो भी नहीं बोले हमारे पक्ष में। भूटान के लोग नहीं बोले, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव जो हमारे पड़ोसी देश है वो भी हमारे पक्ष में नहीं बोले। तो हमारी जो नीति रही है कि हम एक गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को हम मानते रहे हैं, तो बहुत सावधानी से कदम रखना चाहिए। रसिया हमारा परंपरागत मित्र है, लेकिन अमेरिका एक धोखेबाज मुल्क है जिसने हमें समय समय पे पहले भी धोखा दिया है। चीन एक धोखेबाज मुल्क है जिसने हमें समय समय पे धोखा दिया है। तो इन लोगों से सावधान रहना चाहिए, गुटनिरपेक्ष ही रहना चाहिए। हमें लगता है कि वो ज्यादा अच्छा सिद्धांत है। मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ कि उसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और जो सच्चाई है उसके हिसाब से कार्रवाई। अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा 2027 में प्रस्तावित यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, इंडिया अलायंस को लेकर कहा है कि हमें किसी के बयान से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़ेगा, इसको जाना है चला जाए गठबंधन से। पीडीए गठबंधन इमोशनल गठबंधन है, जो पीड़ित है वो पीडीए है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो समाज के शोषित वंचित लोगों के साथ लगातार अन्याय कर रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसके एक नहीं है, 1000 उदाहरण आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी जो रणनीति है उसके हिसाब से उन्होंने बात कही। बात अगर करें तो मिसाइल और ईरान की शुरू कर दी है। 158 ऐसी सीटें हैं जिसपे बीजेपी या कम मार्जिन से जीती थी, या जिनमें कुछ सीटों पर हार भी हुई थी। तो क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी की और क्या रणनीति रहेगी? आम आदमी पार्टी अभी सिर्फ अपने संगठन निर्माण पे ध्यान दे रही है और संकल्प शिविर और कार्यकर्ता सम्मेलन हमने अब तक अच्छे कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं, बड़ी संख्या में लोग उसमें आए हैं। 26 हमारा पहला लक्ष्य है, उसके बाद हम लोग 27 की विधानसभा के बारे में चर्चा करके केंद्रीय नेतृत्व के साथ फैसला लेंगे कि उस चुनाव में हमको कैसे जाना है। पंचायत का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। मैं योगी सरकार के उस फैसले का स्वागत करता हूं अगर वास्तव में वो लेते हैं कि वो प्रमुख का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से कराएंगे। ऐसा अखबारों में मैंने पढ़ा है, तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग उसमें जम के हिस्सा लेंगे। अच्छा, गठबंधन के साथ जाएंगे। अभी इसके बारे में कोई चीज कहना जल्दबाजी होगी तो इसलिए हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि 26 का चुनाव। छात्र आंदोलन जो है वो यहाँ पे कुचला गया प्रयागराज में। हमसे आज जो संयुक्त मोर्चा है छात्रों का, उसके साथी मिलने आए थे, राहुल यादव जी, जाबिर जी हमारे जो नेता है, तो वो लोग मिलने के लिए आए थे और उन्होंने ज्ञापन भी दिया है जिसमें 2 लाख शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, पिछले 7 साल से पद खाली हैं, उसका मुद्दा है। इसके अलावा जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा है, 68,500 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा है। तो इन सारे मुद्दों पे हम छात्रों के साथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जन समस्याओं को त्वरित समाधान और पारदर्शी प्रशासन को लेकर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण समन्वय बैठक बुधवार को आयोजित की गई। सर्किट हाउस में फूलपुर सांसद सीट से बीजेपी सांसद प्रवीण पटेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई और ऑर्डिनेशन बैठक में जिले के सत्ता पक्ष के लगभग सभी विधायक, एमएलसी, मेयर और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक में जिलाधिकारी प्रयागराज रविंद्र कुमार माना, एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा, सीएमओ डॉक्टर ए.के. तिवारी के साथ ही लोक निर्माण विभाग, बिजली विभाग और लगभग सभी विभाग के अधिकारी मौजूद थे और साथ ही ऐसे में इस पर चर्चा की गई। जो भी समस्याएं थी जनप्रतिनिधियों ने अपनी अधिकारी से बताई, जिसके लिए तत्काल त्वरित समाधान के लिए जिलाधिकारी प्रयागराज ने निर्देशित किया है। और साथ ही इस बैठक के समाप्त होने के बाद क्या कुछ कहना था सांसद प्रवीण पटेल का और साथ ही ऐसे में क्या कुछ कहना था विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का और जिलाधिकारी प्रयागराज का, आइए दिखाते हैं आपको इस बैठक का क्या मकसद था। में जितने भी विकास के कार्य चल रहे हैं, चाहे राजस्व हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, या सभी विभागों के साथ
आज जनप्रतिनिधियों के और अधिकारियों की एक समन्वय बैठक हुई और सारे बिंदुओं पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई। और निश्चित रूप से आज की बैठक के बाद बड़ी जिम्मेदारी से हम कहना चाहते हैं कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं, उसमें और भी तेजी आएगी। इसलिए कि जहां भी छोटी छोटी अगर कुछ कमियां भी थी, आज जनप्रतिनिधियों ने उन सबको उठाने का काम किया और अधिकारियों ने पूरे तरीके से उसको इस बात को आश्वस्त किया है कि जल्दी से जल्दी उसको हम लोग हल करने का काम करेंगे। किस तरह से इसको आप देखिए, ये बहुत ही एक अच्छी पहल है और ये 8 साल में पहली बार किसी डीएम ने इस तरीके से मीटिंग बुलाई है, जो मैंने बात भी उठाई। और एक अलग स्पंदन था यहाँ पे। आप देख सकते थे कि एक अलग स्फूर्ति थी, एनर्जी लेवल था यहाँ पे कि जिस तरीके से सारे अधिकारी कामों को नोट कर रहे थे, प्रेशर में थे कि ये काम क्यों छूट रहा है। कहीं छोटे छोटे काम से आपने देखा एक काम उठाया गया जिसमें बिजली विभाग के 2 पोल न लगने की वजह से फैक्ट्री नहीं लग पा रही है। तो इस तरीके के वजह से ये इस तरह की मीटिंग अगर रेगुलर होंगी तो मुझे लगता है जो एक लोगों के मन में आता है कि सरकार में लाल फीताशाही बहुत ज्यादा है, वो खत्म हो जाएगी और जो काम सालों के पेंडिंग है वो त्वरित हो जाएंगे। ये मुझे लगता है, जो मैंने माहौल देखा, बहुत पॉजिटिव माहौल था यहाँ पे। माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी को निर्देश है कि स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में समन्वय होना चाहिए। क्योंकि हम लोग अपने जनपद में पहले कुंभ के जो इतना बड़ा भव्य आयोजन था उसमें सभी लोग व्यस्त थे, इसलिए हमने बैठक हम नहीं कर पाए थे। दिशा की एक बैठक हमारी मार्च माह में हुई थी। उसके बाद में अब से हमने ये परंपरा यहाँ पे शुरू की है कि हर माह हम लोग बैठक करेंगे जिसमें सभी हमारे पुलिस के अधिकारीगण, एसडीएम्स और सभी अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे और सभी हमारे जो माननीय विधायकगण हैं, माननीय सांसद जी हैं, तो वो भी यहाँ पर आज इस बैठक में थे। और जो भी विषय पब्लिक के माननीय जनप्रतिनिधियों के आते हैं, संबंधित अधिकारी उसको गंभीरता पूर्वक सुने। अपनी दिन प्रतिदिन की कार्रवाई में भी जनप्रतिनिधियों और जो जनता के विषय हैं उनको प्रमुख स्थान दिया जाए। उनका क्या फीडबैक है जनप्रतिनिधियों का प्रशासन के बारे में, पुलिस के बारे में, वो भी डायरेक्टली हम लोग ले पाएं और आमने सामने सारी बातें हो, तो जिससे स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन की जो सरकार की नीति है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसको हम लोग पूरी तरह करेंगे और साथ ही दिन प्रतिदिन में भी एक अच्छा प्रशासन देने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर, एक सवाल ये है कि जहां 18 तारीख से प्रयागराज समेत यूपी के कई जिलों में बारिश के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और ऐसे में प्रयागराज में मानसून ने दस्तक भी दी। जहां 15 तारीख से रुक रुक कर रिमझिम बारिश रात के समय हो रही है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है, मगर सबसे बड़ी समस्या मौसम बदलने के साथ साथ बरसात में जल भराव की होती, जिस पर किस तरह की तैयारी है और किस तरह से नालों की सफाई की गई है। जब इस पर महापौर गणेश केसरवानी से बात की तो उन्होंने दावा किया है कि सफाई हर जगह कराई जा रही है। साथ ही जहां जल भराव की ज़्यादा समस्या होती है वहां पंपिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं, पंप लगाए गए हैं। और साथ ही उन्होंने निरंजन के मुद्दे पे भी कहा कि वहां पर भी पंपिंग स्टेशन लगाएं, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी जल भराव में। अगर अचानक से अब हर तरफ से पानी आ जाए तो वो प्रकृति की बात है। और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं आपको। नगर निगम सीमा के अंतर्गत 145 बड़े नाले हैं, वो एसटीपी से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ 639 नाले 1 मीटर से कम के हैं। इन सारे नालों को 145 नालों का टेंडर हुआ है लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से। उन नालों की सफाई 100% हो चुकी है। दोबारा उस पर काम चल रहा, जैसे जैसे सील्ड पीछे से बह करके आती है तो दोबारा भी उस पर सफाई का काम निरंतर चल रहा है। और पहली बार ये नगर निगम ने किया है। इस बार सभी नाले सफाई के ठेकेदारों का भुगतान बरसात के बाद किया जाएगा और कहीं अगर कोई कमी वैसी रहेगी तो 25% की कटौती भी उनकी की जाएगी। लगातार नाले की सफाई के निरीक्षण का भी काम हो रहा, मैं स्वयं भी जा रहा हूँ। 639 नाले जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जो 1 मीटर से कम है, मैन पावर के द्वारा वो गलियों के नाले हैं, उन सबको कराया जा रहा है। लगभग 384 नालों पर वो पूर्णतः सफाई हो चुकी, बाकी में काम
50%, कहीं कहीं 60%, कहीं 70% इस तरीके से। तो उन 639 नालों की सफाई के लिए 700 कर्मचारी उसमें लगाए गए हैं और जो क्रमशः वो साफ करते जाते हैं। तो बरसात के पहले लगभग हम लोग जो बड़े नाले हैं उनको 100% हम लोगों ने सफाई कर लिया है। जो छोटे नाले हैं जो गलियों से निकल करके, मोहल्लों से निकल करके जाकर उनमें मिलते हैं, उनकी मैन पावर के द्वारा सफाई की जा रही है। और पहली बार ये किया गया, इस बार सुपर साकर मशीन से भी बहुत सारे ऐसे नाले हैं जहाँ बीच में पुलिया पड़ जाती है तो पुलिया साफ नहीं हो पाती है, तो पीछे का बहाव वहां जाके रुक जाता है। तो पुलियों को भी सुपर साकर के माध्यम से, उस मशीन के माध्यम से भी सफाई कराई जा रही है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर जल भराव की समस्या बहुत पहले से ही रही, जैसे जॉर्ज टाउन है, टैगोर टाउन है, रामबाग है, माई कगाग इत्यादि इन क्षेत्रों में भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। वहां पर पंपिंग सेट भी खड़े किए गए हैं कि आपात स्थिति में उनको भी चालू करके पानी को निकालने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे पंपिंग स्टेशन हैं जो पंप करके पानी जो है भेजने का काम करते हैं, उनका भी सब रिनोवेशन का काम हो गया है। उसकी क्षमता भी हम लोग पहले से बढ़ाए हैं। इस बार कई नए पंप भी उसमें लगे हुए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार समय हम लोगों ने कार्रवाई किया है और जल भराव की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जहाँ कई इस प्रकार की, चूंकि आप देख ही रहे, पॉलीथीन है, पन्नी है इत्यादि बह करके जब बहाव आता है तो जाकर के वहां जाम, तो ऐसे मुहाने पर भी हम लोगों ने लाइटिंग की भी व्यवस्था कराई है, ताकि रात में बरसात अगर हुई और वहां जाके पन्नी फंस गया तो जो निकालने वाला कर्मचारी उसको दिखाई पड़े। तो लाइटिंग की भी ऐसे मोर्चों पर लाइटिंग की भी व्यवस्था कराई गई है, बैरिकेटिंग की भी व्यवस्था कराई गई है, ताकि किसी प्रकार कोई दुर्घटना को रोका जा सके। पुराने शहर में सबसे बड़ी चुनौती होती है निरंजन घाट का पुल, जहाँ जल भराव हो जाता है, उसको किस तरह से देखा देखिए वहां भी मैंने कहा ना कि जहाँ जहाँ कठिनाई है वहां पर अलग से पंपिंग स्टेशन भी लगाए जा रहे हैं और सुपर साकर मशीन से उनकी सफाई भी कराई जा रही है। तो पहली बार हुआ है सुपर साकर मशीन लग रही है, तो जैसे बहुत सारे पॉइंट जो पहले नहीं खाली हो पाते थे उनको भी खाली कराने का प्रयास किया गया है। आप और सबसे बड़ी बात है, जैसे पंपिंग स्टेशन उनको चालू करा करके हम लोगों ने उसको देख भी लिया है, सब चल रहे हैं चालू हालत में, तो कहीं कोई किसी प्रकार की घटना नहीं होगी। बाकी प्रकृति है, अब एक साथी कोई पूरा पानी आ जाएगा तो उसको भी देखा जाएगा। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।